हमास के हमलों के 16 दिन बाद इजराइल की सेना गाजा के इलाकों में अब घुस चुकी है और कम से कम 14 इलाकों में इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों ने हमास के आतंकवादी ठिकानों पर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि गाजा के जिन इलाकों में इजराइल की सेना, उनके टैंक्स और दूसरे हथियारों के साथ वो दाखिल हुए हैं, वो सभी इलाके दक्षिणी गाजा में हैं। यानी इजराइल की सेना ने उत्तरी गाजा को खाली कराया और वहां से लोगों को दक्षिणी गाजा के इलाकों में पहले जाने के लिए कहा। लेकिन कल रात को जब इजराइल की सेना बॉर्डर के रास्ते गाजा में दाखिल हुई तो उसने ये कार्रवाई उत्तरी गाजा में नहीं की बल्कि दक्षिणी गाजा के इलाकों में की है। यानी सबको सरप्राइज कर दिया उन्होंने, लोगों को हैरान कर दिया। पहले लोगों को लगा था कि वो जब ये कह रहे हैं इजराइल की सेना कि उत्तरी गाजा को खाली करके लोग चले जाएं और दक्षिणी गाजा में जाकर शरण ले लें, तो लोगों को लगा कि शायद इजराइल उत्तरी गाजा में हमला करने वाला है। असल में ये एक ट्रैप था और वो जानते थे कि आतंकवादी भी दक्षिणी गाजा में जाकर छुप जाएंगे। इसलिए इजराइल ने जो कहा उसका उल्टा किया और उत्तरी गाजा में जाने के बजाय उन्होंने दक्षिणी गाजा में प्रवेश करके वहां पर हमले शुरू कर दिए। और ऐसी खबरें हैं कि अब इजराइल ने अपने ज्यादातर टैंक्स और अपने सैनिकों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की सीमा पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे यह आशंका बढ़ गई है कि अगले कुछ घंटों में इजराइल की सेना दक्षिणी गाजा में बड़े पैमाने पर हमास के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना सकती है। और ये उन्होंने हमास के आतंकवादियों को असल में हैरान करने की एक रणनीति पर काम किया है। इजराइल की सेना का कहना है कि हमास के आतंकवादी अब तक उसके 222 नागरिकों और सैनिकों को बंधक बना चुके हैं और इन बंधकों को छुड़ाने के लिए गाजा में इजराइल के सैनिक लगातार जमीन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इन जमीनी हमलों के साथ इजराइल की सेना गाजा पर हवाई हमले भी अब कर रही है और पिछले 24 घंटों में इजराइल ने गाजा में 324 ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं और इन हमलों में हमास के टनल नेटवर्क को, यानी जो उनके सुरंगों का नेटवर्क है, उसे बड़े पैमाने पर उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। और इजराइल से दूसरी बड़ी खबर आपके लिए यह है कि इस युद्ध ने दुनिया के 3 बड़े देशों के बीच टकराव को और बढ़ा दिया है। और ये 3 देश कौन से हैं आप नोट कीजिएगा। ये देश हैं अमेरिका, चीन और रशिया। यानी दुनिया की 3 बड़ी जो शक्तियां हैं ये आपस में अब भिड़ने के लिए तैयार हैं। इस नक्शे पर अगर आप देखें तो अमेरिका के बाद अब चीन ने भी फारस की खाड़ी में अपने 6 सबसे खतरनाक वॉरशिप्स यानी अपने युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। ये सभी युद्धपोत यानी वॉरशिप्स अभी ईरान और कुवैत की सीमा के आसपास तैनात हैं और ईरान और कुवैत दोनों ही देश इस युद्ध में हमास की मदद कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन अब बड़ी जो एंट्री हुई है इस युद्ध में वो हुई है चीन की, क्योंकि चीन ने अपने वॉरशिप्स यहां फारस की खाड़ी के पास तैनात कर दिए हैं और दूसरी तरफ रशिया ने भी ब्लैक सी में 12 से ज्यादा युद्धपोत और पहली बार एक मिसाइल कैरियर तैनात किया है, जहां से तुर्की की सीमा ज्यादा दूर नहीं है। ऐसी जगह पर रशिया ने 12 से ज्यादा अपने वॉरशिप्स यहां पर तैनात कर दिए हैं। देखिए आप, तुर्की भी इस युद्ध में फिलिस्तीन के साथ है और उसने हमास के आतंकवादी हमलों पर अब तक कुछ नहीं कहा है। चीन और रशिया के जवाब में अमेरिका ने भी गाजा के पास भूमध्य सागर में 10 से ज्यादा युद्धपोत यानी वॉरशिप्स और दुनिया के 2 सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात किए हुए हैं पहले से ही। और अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो वो इस हमले को अपने खिलाफ युद्ध की घोषणा मानेगा, यानी वो मानेगा कि यह हमला उसके खिलाफ है। अमेरिका ने रेड सी में भी इजिप्ट और सऊदी अरब की सीमा के बीच अपने युद्धपोत तैनात किए हुए हैं और अमेरिका का साथ देने के लिए ब्रिटेन ने भी गाजा के पास भूमध्य सागर में रॉयल नेवी शिप्स और स्पाई प्लेन्स तैनात कर दिए हैं। यानी ये जो युद्ध क्षेत्र है ये अब चारों तरफ से इस तरह से घिरा हुआ है। अगर आप देखेंगे इस पूरे इलाके को, यहां पर अमेरिका की एंट्री हो गई है रेड सी में, यहां पर ब्रिटेन की एंट्री हो गई है भूमध्य सागर में, रशिया ने अपने वॉरशिप्स लगा दिए हैं ब्लैक सी में और चीन ने अपने वॉरशिप्स लगा दिए हैं अब ईरान के पास। 6 वॉरशिप्स चीन ने भी लगा दी है और यह पहली बार है जब चीन भी इस पूरी घेराबंदी का एक हिस्सा बन गया है। यानी ये जो युद्ध है
ये अब बढ़ रहा है। इस युद्ध का धीरे 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 देखिए कैसे विस्तार होता जा रहा है। यूक्रेन और रशिया के युद्ध में चीन ने रशिया को वैचारिक और नैतिक समर्थन तो दिया था, लेकिन चीन ने उस समय अपने युद्धपोत रशिया की मदद के लिए तब भी नहीं भेजे थे। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद चीन ने फारस की खाड़ी में अपने जो वॉरशिप्स तैनात कर दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा ये एक कदम माना जाएगा। आज बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि इस युद्ध में अमेरिका इजराइल के साथ क्यों खड़ा है और चीन और रशिया फिलिस्तीन के साथ क्यों खड़े हैं। अमेरिका और बाकी के पश्चिमी देश इसलिए इजराइल के साथ खड़े हैं क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था ऐसी कंपनियों पर काफी निर्भर करती है जिनके फाउंडर या को फाउंडर यहूदी हैं। देखिए, जो जियोपॉलिटिक्स है वो तो है ही, और अमेरिका शुरू से इजराइल के साथ है, ये बात सही है। पश्चिमी देश शुरू से इजराइल के साथ हैं, लेकिन इसका एक और बड़ा कारण है, और वो कारण जिस पर शायद आपकी नजर अभी तक नहीं गई होगी वो ये है कि दुनिया में वैसे तो यहूदियों की संख्या बहुत कम है, 1.5 करोड़ यहूदी हैं, लेकिन यहूदियों का जो इन्फ्लुएंस है यानी जो प्रभाव है वो जबरदस्त है। और ये जो यहूदी हैं ये अमेरिका में और पश्चिमी देशों में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज और मालिक हैं, इसलिए ये बहुत ही प्रभावशाली लोग हैं। अब कुछ उदाहरण देखिए। उदाहरण के लिए फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग एक यहूदी हैं, गूगल के को फाउंडर लैरी पेज एक यहूदी हैं, और सरगेय ब्रिन ये भी यहूदी हैं। ब्लूमबर्ग के फाउंडर माइकल ब्लूमबर्ग ये भी यहूदी हैं, जू हैं। चैट जीपीटी के सीईओ सैम ऑल्टमैन और यहां तक कि डेल कंपनी और हिंडनबर्ग के सीईओ भी यहूदी हैं। आज दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो यहूदी धर्म को मानते हैं, यानी जो जूस की संख्या है, यहूदियों की संख्या है 800 करोड़ में से सिर्फ 1.5 करोड़ है। लेकिन कितने बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं आज आप देख लीजिए। यानी दुनिया में यहूदी धर्म को मानने वाले लोगों की कुल आबादी 0.2% है, लेकिन दुनिया के 50 सबसे अमीर लोगों में 10 यहूदी धर्म से है, 50 में से 10। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1945 में अमेरिका ने दुनिया का जो पहला परमाणु बम बनाया था, जिसके जनक रॉबर्ट ओपनहाइमर माने जाते हैं, और उन पर अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म भी बनी थी ओपनहाइमर भी एक यहूदी थे, और मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी ही थे। इसके अलावा अमेरिका के मौजूदा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो अभी हाल ही में इजराइल भी गए थे, एंटनी ब्लिंकन खुद भी एक यहूदी हैं। यानी अमेरिका की सरकार से लेकर वहां के प्रशासन और उद्योग जगत में जो बड़े बड़े लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, यहूदी धर्म के लोग हैं, और इसीलिए यहूदियों का प्रभाव अमेरिका में जबरदस्त है। और इसकी वजह से इस युद्ध में अमेरिका खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है, यह भी एक बड़ी वजह है। दूसरी तरफ चीन और रशिया इसलिए फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं क्योंकि ये देश अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं, और अमेरिका क्योंकि इस युद्ध में इजराइल के साथ है, इसलिए ये देश इजराइल के खिलाफ हैं। और ये देश ऐसे हैं जो जहां अमेरिका होगा ये उसके खिलाफ खेलने वाली टीम में शामिल होंगे, इसीलिए ये दोनों एक साथ हैं। और इस कारण से इन्हें ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम देश हैं, जो अरब देश हैं, वो भी इनके साथ आ जाएंगे। एक और जानकारी आपके लिए यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी एक यहूदी हैं, और इसलिए यूक्रेन इस युद्ध में इजराइल का खुलकर साथ दे रहा है, और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। और चीन ने तो यहां तक कहा है कि किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन के मुसलमानों के मानव अधिकारों की रक्षा होनी ही चाहिए। अब सोचिए, चीन को फिलिस्तीन के मुसलमानों की बड़ी चिंता है, लेकिन यह कितना बड़ा मजाक है कि जिस चीन में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगाने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, इजाजत नहीं है, जहां बच्चों का नाम मोहम्मद नहीं रखा जा सकता, जहां लाखों वीगर मुसलमान डिटेंशन कैंप्स में रह रहे हैं, जहां मुसलमानों के असामान्य रूप से लंबी दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध है, जहां कई मस्जिदों के गुंबदों को तोड़ा जा चुका है, जहां इन मुसलमानों पर दिन रात अत्याचार होते हैं, जहां उनके कोई मानव अधिकार हैं ही नहीं, और वही चीन आज मुसलमानों के अधिकारों की बात कर रहा है। इससे भी बड़ा मजाक यह है कि मुस्लिम देश चीन को इस समर्थन के लिए
धन्यवाद भी दे रहे हैं। यानी ये तमाम मुस्लिम देश चीन को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन चीन में जो उनके अपने मुसलमान फंसे हुए हैं, जिन पर चीन दिन रात अत्याचार करता है, उसे लेकर ये मुस्लिम देश चीन के सामने कभी अपना मुंह नहीं खोलते। इन मुस्लिम देशों का कड़वा सच ये है कि ये देश उन मुसलमानों के मानवाधिकारों पर कभी कुछ नहीं बोलते जहां मुसलमानों का टकराव मुसलमानों से ही है। तो देखिए, एक बड़ी जो दुनिया है, दुनिया के बहुत बड़े क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुसलमान ही मुसलमानों से टकरा रहे हैं। इस्लाम वर्सेस इस्लाम है। अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे देशों में मुसलमानों का आपस में ही संघर्ष है, मुसलमानों का संघर्ष मुसलमानों से है। लेकिन इस संघर्ष में जान गंवाने वाले मुसलमानों पर दूसरे मुस्लिम देश कभी कुछ नहीं कहते। हमने पहले भी आपको बताया था कि जब वर्ष 1970 में जॉर्डन के किंग हुसैन ने फिलिस्तीन के 25,000 मुसलमानों की हत्या करवा दी थी, तब इस पर ये सभी मुस्लिम देश खामोश रहे थे। और आज जो पाकिस्तान फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए इतना दुख जता रहा है, वही पाकिस्तान भी जॉर्डन में मारे गए फिलिस्तीन के 25,000 मुसलमानों की मौत के लिए जिम्मेदार था। यह किस्सा आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा, सच है, इसे सुनिएगा ध्यान से। वर्ष 1968 में जॉर्डन के किंग हुसैन जब वहां के क्राउन प्रिंस थे, तब उनका निकाह पाकिस्तान के विदेश सचिव की बेटी से हुआ था। और यह विदेश सचिव जनरल जियाउल हक के बहुत करीबी माने जाते थे। जनरल जियाउल हक ने जॉर्डन की सेना को ट्रेनिंग देने में तब काफी मदद की थी। और जब वर्ष 1970 में जॉर्डन की सेना ने फिलिस्तीन के 25,000 सैनिकों की हत्या की, 25,000 मुसलमानों की हत्या की, तब इस नरसंहार में जॉर्डन के साथ पाकिस्तान के सैनिक भी फिलिस्तीन के मुसलमानों का खून बहा रहे थे। और इसमें मदद कर रहे थे जनरल जियाउल हक, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। उस समय वो पाकिस्तान की सेना में ब्रिगेडियर थे। लेकिन आज वही पाकिस्तान फिलिस्तीन के उन्हीं मुसलमानों के लिए आंसू बहा रहा है। वही पाकिस्तान फिलिस्तीन के मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान खोलकर बैठा है। लेकिन 1967 में जब ऐसे ही इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया था और फिलिस्तीन से लाखों फिलिस्तीनी मुसलमान शरणार्थी बनकर जॉर्डन गए और जॉर्डन के किंग ने उन पर तरस खाकर अपने देश में उन्हें शरण दी, तब यही फिलिस्तीन के मुसलमान कुछ ही दिनों के बाद उसी जॉर्डन के राजा के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे, उसकी हत्या की योजनाएं बनाने लगे। जब जॉर्डन के किंग को यह बात पता चली तो उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की और 25,000 फिलिस्तीन के मुसलमानों को मार डाला। और इसमें मदद की पाकिस्तान ने और जनरल जियाउल हक ने। तब वो जनरल नहीं थे, बाद में जनरल बने। तो सोचिए, फिलिस्तीन के लोगों का खून बहाने वाला पाकिस्तान आज अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए आंसू बहाता है, तो फिलिस्तीन को पाकिस्तान का समर्थन देना कितना बड़ा पाखंड होगा। और सोचिए, कितनी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सारे मुस्लिम देश इस पर भी खामोश हैं। और ये तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने अपने देशों में बैठकर बयान तो बड़े बड़े दे रहे हैं, फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन एक भी मुस्लिम देश ने अभी तक ये नहीं कहा है कि उत्तरी गाजा से या दक्षिणी गाजा से वो शरणार्थियों को अपने देश में लेने के लिए तैयार हैं, वो इनकी जान बचाने के लिए तैयार हैं। और हम हर बार यही कहते हैं कि जितने आसपास के अरब देश हैं, जितने मुस्लिम देश हैं, वो अगर चाहें तो गाजा में रहने वाले मुसलमानों की जान आज बचा सकते हैं और उन्हें अपने देश में शरण दे सकते हैं। लेकिन एक भी देश ने अपनी सीमाओं को फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए अभी तक खोला नहीं है, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं।